हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग अपना सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शुरू कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक से और एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलूँगा। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो बिल्कुल इस लेक्चर सीरीज को आगे फॉलो करेंगे। मैकेनिकल के हैं तो भी देख सकते हैं सोम, लेकिन मेरा खुद का ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, इसलिए मैं सिविल वाले को ज़्यादा प्रीफर करूँगा। तो जो भी मेरा एग्जाम्पल होगा ज़्यादातर सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड होगा। तो ऐसे भी सोम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैकेनिकल वाले को मैकेनिकल के टीचर से, सिविल वाले को सिविल के टीचर से पढ़ना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आप हर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। सिविल के टीचर से ही क्यों पढ़ना चाहिए उसके मैं पीछे बात बताता हूँ। क्योंकि हम लोग को बस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ही पढ़ के नहीं रह जाना है, हम लोग को इसके आगे एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी पढ़ना है। तो जो अप्रोच से मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाऊंगा, जहाँ पे जो पॉइंट बताऊंगा वही अप्रोच में स्ट्रेंथ ऑफ वहाँ पे स्ट्रक्चर एनालिसिस पे भी आप लोगों को लगाने वाला हूँ, वहाँ पे बताने वाला हूँ। कुछ पॉइंट ऐसा आएगा जिसको मैं सोम में ही डील करूँगा। तो वो सब बात सिर्फ सिविल के जो है वही रिलेट कर पाएंगे, मैकेनिकल वाले इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम तो ऐसे तो इसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन उससे हम लोग को फ़ायदा है नहीं एग्जाम में। बेसिकली हम लोग देख लेते हैं नॉर्मल सा इसका इंट्रोडक्शन। लाइट वगैरह ठीक है, सब चीज़ ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ आपको। क्लियर है, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैकेनिक्स जो वर्ड है, मैकेनिक्स मतलब क्या होता है कि ये डील करता है, मैकेनिक्स डील्स विथ फोर्सेस। मैकेनिक्स डील्स विथ फोर्सेस, और ये फोर्स जो है ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। ये फोर्स जो है वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। देखिए, जब हम फोर्स का बात करते हैं और एक्सटर्नल फोर्स का बात करते हैं तो हम लोग उसके लिए एक सब्जेक्ट बना दिए हुए हैं, जिसका कि नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सेमेस्टर में होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को पता होगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वो कहीं ना कहीं इंटरनल फोर्स से डील करने वाला है। तो सबसे पहले माइंड में आता है कि इंटरनल फोर्स क्या होता है, अभी क्लियर होगा। लेकिन सोम जो है वो डील करता है किससे? इंटरनल फोर्स से। फिर बात करते हैं हम लोग कि मटेरियल जो होता है, मटेरियल मतलब यहाँ पे मेटल से रिप्रेजेंट करेंगे। मटेरियल का मतलब यहाँ मेटल समझेंगे इस सब्जेक्ट के लिए। तो जो मटेरियल हमारे पास होगा वो मटेरियल दो तरह का हो सकता है। ये मटेरियल रिजिड भी हो सकता है और ये मटेरियल डिफॉर्मेबल भी हो सकता है। ये मटेरियल डिफॉर्मेबल भी हो सकता है। तो जो मटेरियल रिजिड है और एक्सटर्नल फोर्स का बात करेंगे तो उसके लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बना हुआ है। तो इसका बात अभी हम लोग नहीं करने वाले हैं, इसका बात अभी हम लोग नहीं करने वाले हैं। अभी हम लोग मैकेनिक्स में इंटरनल फोर्स का बात करेंगे और मटेरियल का डिफॉर्मेशन देखेंगे, मटेरियल का बिहेवियर देखेंगे। और वो मटेरियल जो हम लेंगे वो डिफॉर्मेबल होना चाहिए। अब डिफॉर्मेबल मटेरियल भी दो तरह का हो सकता है, यानी कि या तो वो सॉलिड हो सकता है या फिर वो फ्लूइड हो सकता है। तो जब फ्लूइड का बात करेंगे तो वहाँ हम लोग, एक हमारा बेसिक सब्जेक्ट होता है फ्लूइड मैकेनिक्स, एफएम के नाम से जानते होंगे आप लोग, तो उसको वहाँ पे डील कर लेंगे। और अब हमारा जो है अभी सब्जेक्ट वो क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो देखिए, सॉलिड डिफॉर्मेबल मटेरियल, सॉलिड डिफॉर्मेबल मटेरियल का मैकेनिक्स देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? सॉलिड डिफॉर्मेबल मटेरियल का मैकेनिक्स। सोम का मतलब क्या है? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड डिफॉर्मेबल मटेरियल। इसलिए इस सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी रखा गया है, या फिर इसी को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोलते हैं। इसी को थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इलास्टिसिटी? क्योंकि हर लोड हम लोग इलास्टिक लिमिट तक रखते हैं, इसको थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। इसी को हम लोग डिफॉर्मेबल सॉलिड मैकेनिक्स भी कहते हैं, सॉलिड ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, इस तरह का हम लोग चीज़ देखेंगे। तो मेन सबसे फेमस तो इसका नाम जो है वो सोम है। बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, कि हम लोग को मैकेनिक्स के साथ डील करना है उस बॉडी पे, उस मटेरियल पे जो कि सॉलिड होगा और डिफॉर्मेबल होगा। डिफॉर्मेबल का मतलब क्या है, रिजिड का मतलब क्या है, वो हम अब आगे समझेंगे। ठीक है। तो कुछ पॉइंट है जो कि आपको लिख लेना चाहिए, लिख लीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विथ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द डिफॉर्मेबल मटेरियल when they are subjected to external loading, ठीक है, when they are subjected to external loading। देखिए कोई भी बॉडी होगा और इस बॉडी पे एक्सटर्नल लोड आएगा, ये सब लोड है, ठीक है, ये सब लोड है। अभी हम सब लोड के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी बॉडी पे एक्सटर्नल लोड आएगा, इस एक्सटर्नल लोड के वजह से इस एक्सटर्नल लोड के वजह से बॉडी में इंटरनल फोर्स जनरेट होता है। इस एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से बॉडी में एक्सटर्नल, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि ये तो घुमा दिए तो मोमेंट जैसा चीज़ लग रहा है, कपल रोटेशन वाला फीलिंग आ रहा है, मोमेंट है, आप लोड क्यों बोल रहे हैं? तो आपको मैं बता दूं कि लोड का मतलब हम लोग को दोनों बात समझना है। हम लोग को मोमेंट भी समझना है, और मोमेंट का सिंपल मतलब अभी क्या है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू, आप 11th क्लास में कपल वगैरह पढ़ के आए हुए हैं जी। ये एक तरह का कोई भी लीवर है, अगर तो इस पॉइंट पे अगर फोर्स इधर लग रहा है और इस पॉइंट पे फोर्स अगर इधर लग रहा है, तो अगर इसके बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ए, तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि जब इस तरह से, इसको कपल भी कहा जाता है, कपल क्योंकि दो फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में किसी खास डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट है, तो इसको कपल कहते हैं। तो आपको देखने में लग रहा होगा ये फोर्स ऊपर जा रहा है और ये फोर्स नीचे आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसको घुमाने का कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? घुमाने का। तो जब इसको घुमाने का ये कोशिश कर रहा है तो इसी को हम लोग मोमेंट कहेंगे अभी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट होता है कितना? फोर्स इनटू डिस्टेंस करना है, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट ए यहाँ पे मतलब मीटर में रहेगा, तो मोमेंट का यूनिट न्यूटन इनटू मीटर आ जाएगा। क्लियर है? अभी हम मोमेंट के बारे में भी बात करेंगे, कितना तरह का मोमेंट होने वाला है। और लोड का मतलब नॉर्मल फोर्स भी समझना है, यानी कि हम लोग फोर्स का बात भी करेंगे, यानी कि न्यूटन का भी बात करेंगे तो भी लोड, और न्यूटन मीटर का बात करेंगे, चाहे न्यूटन एमएम का बात करेंगे, चाहे किलो न्यूटन मीटर का बात करेंगे, तो वो सबको भी हम लोग लोड ही समझेंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? लोड का मतलब क्या समझना है? फोर्स भी और मोमेंट भी। तो अब हम क्या कर रहे थे कि अगर बॉडी को एक्सटर्नल लोडिंग से सब्जेक्ट करेंगे, अगर बॉडी को इस तरह से एक्सटर्नल लोडिंग से सब्जेक्ट कर दिए, ठीक है, एक हम जनरल डायग्राम बना लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं रिजिड और डिफॉर्मेबल का, तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? रिजिड बॉडी का मतलब होता है, ये एक आइडियल केस माना गया है, ये आइडियल होता है। मतलब कोई भी बॉडी आइडियल का मतलब क्या है? जब भी किसी चीज़ में आइडियल लग जाए तो समझ लीजिएगा कि इसका मतलब है कि वो 100% सही बात नहीं कहा गया है, ठीक है। उसको कोशिश करेंगे उस तरह का अचीव करने का जो भी बात बोला जाएगा, लेकिन आइडियल बोल देने का मतलब है कि वहाँ पे अभी पहुँचा नहीं गया है। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं कि नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन कोई भी गैस आइडियल नहीं होता है, ठीक है। तो उसी तरह का चीज़ है कि आइडियल मतलब कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं हो सकता है। तो रिजिड वर्ड बोलने से आपके अंदर क्या फीलिंग आता है? आपके अंदर लगता है कि बहुत ऐसा मजबूत चीज़, कोई बहुत मजबूत, बहुत ज़्यादा मजबूत। तो बहुत ज़्यादा मजबूत कोई भी चीज़ रहेगा तो उसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो आइए देखते हैं, अगर हमारा ये फ्रेम है, एक हमारा ये फ्रेम है, तो अगर हम लोग इसका जो है इस पे मान लीजिए इधर से लोड आता है, इधर से P लोड आता है, तो इसका डिफॉर्मेशन कुछ इस तरह का होता है। ये क्योंकि यहाँ फिक्स है, फिक्स सपोर्ट है, तो आपको थोड़ा सा पता होगा कि फिक्स सपोर्ट पे इस तरह से हम लोग डिफॉर्मेशन यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से जीरो नहीं दिखाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आगे करके और इस तरह से दिखा देते हैं डिफॉर्मेशन, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 होता है, ये फिक्स सपोर्ट पे यहाँ कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे अगर ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ से एक बीम अगर निकला हुआ है, तो ये बीम पर जब भी लोड आएगा ना, तो ये बीम ऐसे यहाँ पे नहीं होगा, ये गलत होता है। आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़। आपको यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप सोचिए ना इसको ऐसे है, ठीक है, ये बेंडिंग हुआ है, इस बीम का क्या हुआ है? बेंडिंग हुआ है। और अगर यहाँ से ये हो जाता
तो ये रोटेशन हो जाता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रोटेशन, और ये ऐसे हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब है बेंडिंग। समझ गया, बेंडिंग और रोटेशन का मतलब जैसे जैसे मान लीजिए कैसे समझा, जैसे मान लीजिए मेरा हाथी है, ठीक है, तो अगर हम हाथ को यहाँ से पकड़ लिए हुए हैं, हाथ को अगर हम यहाँ से पकड़ लिए हुए हैं और हम अपने हाथ को इस पे कोई लोड आ रहा है, इसको ऐसे झुकाने का कोशिश कर रहा है, तो जब मेरा हाथ कुछ इस तरह से लोड की वजह से हम यहाँ से पकड़े हुए हैं, पूरा रिजिडली पकड़े हुए हैं, तो यहाँ से जब लोड लगेगा तो ये कुछ इस तरह से बेंड करेगा, इसको कहते हैं बेंडिंग। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ ये रिजिड नहीं रहता, यहाँ कुछ इसको पकड़ने में कुछ प्रॉब्लम आ गया, मान लीजिए सपोज, तो यहाँ फ्री हो गया, ऐसे समझिए कि फ्री हो गया, हम यहाँ नहीं पकड़े हुए, तो फिर क्या होगा, यहाँ से ये पूरा इस तरह से होगा, तो इसको कहते हैं रोटेशन। इसको क्या कहते हैं, रोटेशन। यहाँ पकड़ लिए हुए हैं बहुत मजबूत से, तो ये क्या हुआ, बेंडिंग। तो बेंडिंग और रोटेशन में आपको समझ में आ गया। चलिए, तो अब देखिए इसको क्या कहते हैं बुआ, इसको कहते हैं बेंडिंग और इसको कहते हैं रोटेशन। तो यहाँ ये फिक्स सपोर्ट है, मतलब यहाँ इसको पकड़े हुए हैं अगर, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ रोटेशन पकड़े हुए था, तो कैसे हो रहा था, इस तरह से हो रहा था, तो यहाँ ये रोटेशन नहीं हो सकता है। ये सब बहुत डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं SFD-BMD चैप्टर में, अभी तो बस छोटा छोटा पॉइंट है ये सब। तो यहाँ से ये फिक्स है, तो ये भी कुछ इस तरह का डिफॉर्मेशन। अच्छा, आप एक बात देख रहे हैं कि इसमें तो अच्छा रोटेशन भी डिफॉर्मेशन है, बेंडिंग भी डिफॉर्मेशन है। तो यहाँ ये वाला जो मटेरियल है, ये जो सेगमेंट AB है हमारा, कॉलम है एक तरह से, ये AB क्या है, कॉलम है, और CD भी क्या है, कॉलम है, और AC क्या है, बीम है। तो बीम और कॉलम मिला के ये एक फ्रेम बनाया गया है। ये क्या है, ये इसको फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेम। जहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉलम है। वर्टिकल मेंबर्स कॉलम होता है और हॉरिजॉन्टल मेंबर बीम होता है। जनरली ये होता है, ठीक है। तो बीम है, कॉलम है, और बीम पे इस तरह का लोड जा रहा है पूरे स्ट्रक्चर पे, तो ये तो डिफॉर्म कर गया। लेकिन ये ए पॉइंट जो है, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया है। ये ए पॉइंट कहाँ आ गया है, A डैश पे आ गया है, और ये C पॉइंट कहाँ पे आ गया है, C डैश पे आ गया है। लेकिन ये जो A डैश C डैश है ना, ये मेंबर वही था, मतलब ये जो बीम था हमारा यहाँ पे मेरे एग्जांपल में, इसको हम रिजिड माने हुए, यानी कि ऐसा नहीं हुआ है कि इस फोर्स के लगने से इसका लेंथ बढ़ गया है चाहे घट गया है, ठीक है। कहने का मतलब है कि पहले AC का लेंथ अगर 5 मीटर का था, तो अभी भी A डैश C डैश का लेंथ जो है वो 5 मीटर का है ना। यानी कि डिफॉर्मेशन अगर बात करते हैं कि डेल्टा इन AC के लेंथ में कितना चेंज आया है, तो 0। डेल्टा AC कितना आया है, 0। इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आया है। यानी कि रिजिड बॉडी का मतलब क्या समझना है, रिजिड बॉडी का मतलब एक बार में समझना है, नो डिफॉर्मेशन, उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। रिजिड बॉडी का मतलब क्या समझना है, नो डिफॉर्मेशन। इसको बहुत लोग इस तरह से भी समझ लेते हैं कि रिजिड का मतलब क्या है। देखिए, ये मेरे इस लेक्चर में आप लोग ज़्यादा लिखने में बिलीव नहीं करेंगे, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझने में, क्योंकि हम लिखवाएंगे ही नहीं, हम ज़्यादा चीज़ लिखवाएंगे ही नहीं। आपको क्या करना है कि वीडियो देखना है, वीडियो से आपको समझना है, और समझ के आपको जो लगता है कि ये चीज़ लिखना चाहिए, कि ये चीज़ हम भूल जाएंगे। बहुत चीज़ है कि आपको माइंड में बैठाना है, जैसे ये बेंडिंग, ये रोटेशन, ये सब चीज़ आपको माइंड में एक बार बैठा लेना और कभी नहीं भूलिएगा। ये ऐसा हम एग्जाम्पल ही देंगे कि आपको कभी भूलने का जरूरत नहीं है। तो कुछ चीज़ ऐसा होगा जो कि माइंड में हम ऐसा बैठा देंगे जो कभी आपको भूलेगा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसा है जिसको आपको लगता है कि लिख लेना चाहिए, तो उसको लिखेंगे, और जो बात हमको लगेगा कि इसको लिखवा देना है वो तो हम लिखवा ही देंगे। क्लियर है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को समझने में बिलीव करते हैं। आप कितना ही लिख पाइएगा, आपके एग्जाम में एक भी थ्योरी तो आएगा नहीं, बहुत न के बराबर। तो थ्योरी पे आपको इसमें ये नहीं कि पूरा थ्योरी इसमें हम कमांड करते जाते हैं, क्वेश्चन जितना होगा वो क्वेश्चन खूब से खूब हम लोग करेंगे। तो देखिए, रिजिड बॉडी का समझने का बहुत बेसिक स्ट्रक्चर एक तरीका ये भी है कि मान लीजिए यहाँ एक सीलिंग है, और इस सीलिंग से एक मान लीजिए हम ये कुछ ब्लॉक यहाँ पे इस तरह से, आप 11th क्लास में लटकाते थे ब्लॉक, थ्रेड था, सीलिंग था, तो ये मान लीजिए कुछ एल्युमिनियम कॉपर किसी भी चीज़ का वायर होगा, ये वायर का थ्रेड बना दिए और ये ब्लॉक हम बना दिए। तो सपोज करते हैं कि ये जो है ये डिफॉर्मेबल है। ये कैसा है, ये डिफॉर्मेबल है। लेकिन ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक कैसा है, ये ब्लॉक जो है वो रिजिड है। समझ गए। तो अगर ये ब्लॉक डिफॉर्मेबल है, अगर ये ब्लॉक जो है वो
डिफॉर्मेबल है और वो बॉडी जो है वो रिजिड है, अगर ऐसा है तो क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट माने हुए हैं, अगर हम पॉइंट यहाँ पे माने हुए हैं 1 और एक पॉइंट माने हुए हैं 2, तो इस मास के लगने से, इस वेट के इसमें लग जाने से, पहले तो ये फ्री रहा होगा, मान लीजिए ऐसे सीलिंग में ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2, पहले यहाँ पे कुछ मास जो है नहीं था, 0 था, तो ये 1 यहाँ था और 2 भी यहीं था। लेकिन अब जब मास यहाँ पे अप्लाई हो गया है तो ये 1 पॉइंट जो है ये सड़क के कहीं ना कहीं 1 डैश पे आ गया होगा। 1 पॉइंट जो है ये सड़क के कहाँ आ गया होगा, इसको कलर चेंज कर देते हैं। ये जो पॉइंट नंबर 1 था हमारा, ये सड़क के कहीं ना कहीं 1 डैश पे आ गया, और 2 नंबर पॉइंट जो है ये सड़क के कहाँ आ गया है, 2 डैश पे आ गया। तो क्योंकि ये डिफॉर्मेबल है, तो यहाँ 1 और 2 के बीच में ये जो दूरी था 1 और 2 के बीच में, ये अगर x दूरी है तो 1 डैश और 2 डैश के बीच में, 1 डैश और 2 डैश के बीच में y डिस्टेंस है, और x इज नॉट इक्वल टू y। डिफॉर्मेबल का मतलब यही कि कोई भी 2 पॉइंट अगर बॉडी पे कंसीडर करें, लोड लगने से पहले अगर उसके बीच में डिस्टेंस है x, लोड लगने के बाद वो दोनों पॉइंट अपनी जगह को छोड़ के आगे जाएगा और उसके बीच में कुछ डिस्टेंस बनेगा, और अब वो डिस्टेंस बराबर नहीं रह जाएगा। यही अगर रिजिड रहता तो रिजिड में ये पॉइंट खसक के वहाँ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, लेकिन वो डिस्टेंस को क्या करेगा, वो डिस्टेंस को मेंटेन करके रखेगा। समझ में आया बात? तो ब्लॉक अगर रिजिड है तो अगर ब्लॉक में कहानी देखें कि ब्लॉक में अगर कोई भी कहानी देखें तो पहला पॉइंट अगर यहाँ पे ए था, दूसरा पॉइंट यहाँ अगर बी है, तो इसमें क्या होगा, ये रिजिड ब्लॉक है अगर, तो रिजिड ब्लॉक में ये पॉइंट हमारा ए डैश ही रहेगा और ये पॉइंट हमारा बी डैश ही रहेगा। कहने का मतलब है कि ए बी ए डैश बी डैश के क्या होगा, बराबर होगा। ए बी जो है वो ए डैश बी डैश के बराबर होगा। ये पॉइंट सड़क के नीचे आएगा, लेकिन ये रिजिड है, तो रिजिड में कोई भी पॉइंट यहाँ पे सरकेगा नहीं, मतलब बॉडी में नहीं सरकेगा, पूरा का पूरी बॉडी सरक जाएगा, पूरा का पूरा बॉडी सरक जाएगा, लेकिन बॉडी के अंदर ए डैश बी डैश यहाँ अगर हम x माने हुए हैं ए बी के बीच में, तो यहाँ भी x ही रहेगा। समझ में आया मेरे बात? यानी कि ये मास जो है इसके लेवल पे नहीं रहेगा, बल्कि ये इसका थोड़ा सा ये सरका है ना, ये जो पॉइंट है, क्योंकि 1 डैश 2 डैश नीचे आया है तो ये ब्लॉक भी थोड़ा सा क्या हुआ होगा, ये ब्लॉक का लेवल अगर ये है तो इस बार ब्लॉक जो है नीचे आ गया होगा। लेकिन अभी ब्लॉक के अंदर जो पॉइंट ए था वो ए ही बना हुआ है और ब्लॉक के अंदर जो पॉइंट बी था वो बी ही बना हुआ है, इसके बीच में अभी भी डिस्टेंस क्या है, x है। समझ गए? ब्लॉक का लेवल नीचे क्यों आया, क्योंकि डिफॉर्म, बहुत टेक्निकल नहीं समझिए, ऐसा समझिए कि ये रबर लगा हुआ है, इसमें डिफॉर्मेबल बॉडी, मतलब रबर टाइप का, रबर का कोई चीज़ है तो डिफॉर्मेबल। तो जब भी आप रबर को लटकाए हुए हैं तो कुछ इतना लटका हुआ है, जब उस पर कोई बेट लटका दिए तो वो डिफॉर्म करके तो लंबा खींच जाएगा ना, तो वहाँ पे पॉइंट क्या हो गया, खींच चुका है यहाँ पे। तो डिफॉर्मेबल बॉडी ये होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमारा बॉडी जो है वो डिफॉर्मेबल रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, रिजिड और डिफॉर्मेबल बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग देखेंगे रिजिड बॉडी हो गया, डिफॉर्मेबल बॉडी हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एजम्पशन है, सोम का एजम्पशन है कि बॉडी इज ये एजम्पशन है, क्या है ये, एजम्पशन। बॉडी इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। और ये एजम्पशन ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में है, आपको कहीं बहुत जगह देखेगा, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते समय उस समय भी आपको देखेगा ये सब एजम्पशन। तो देखिए, समझते हैं होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक का मटेरियल का मतलब क्या होता है। देखिए, हम क्या करते हैं कि एक बॉडी कंसिडर कर लिए, ठीक है, एक जनरल कोई भी बॉडी है, और इस बॉडी में अलग अलग पॉइंट कंसिडर कर लिए, ठीक है, कहीं कहीं हम लोग पॉइंट कंसिडर करिए, मान लीजिए 4 पॉइंट हम कंसिडर कर लिए।
हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज, जिसको नाम हम लोग देंगे क्या, इलास्टिक प्रॉपर्टीज। और इलास्टिक प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास ई है यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, हमारे पास जी है, हमारे पास जी है यानी कि इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस, हमारे पास म्यू है यानी कि पॉइजंस रेशियो, हमारे पास के है यानी कि बल्क मॉडुलस। अभी ही लिख देते हैं सबका नाम, इसका नाम क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सबके बारे में हम लोग देखेंगे आगे चर्चा चलेगा। इसको बोलते हैं रिजिडिटी मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस, या फिर इसका एक और फेमस नाम है शियर मॉडुलस, इसको कैपिटल एन से भी दिखाते हैं शियर मॉडुलस। इसका नाम है पॉइजंस रेशियो, तो आप 11th क्लास में भी पढ़े होंगे, ये भी तो पढ़े होंगे 11th में, पॉइजंस रेशियो। और इसको बोलते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस, क्या बोलते हैं इसको, बल्क मॉडुलस। तो हम लोग जब भी सॉलिड का बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो हमारे पास 4 तरह का प्रॉपर्टी होता है, और वो क्या क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिजिडिटी मॉडुलस, पॉइजंस रेशियो और बल्क मॉडुलस। तो किसी एक प्रॉपर्टी को हम मान लीजिए लेके चलते हैं, सपोज करिए कि हम पॉइजंस रेशियो को ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक प्रॉपर्टी कंसीडर कर लिए पॉइजंस रेशियो, तो पॉइंट नंबर 1 पे हम देखें, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं, मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो हम क्या करते हैं ना कि हम मान लीजिए नॉर्थ का डायरेक्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम क्या किए हैं कि नॉर्थ का डायरेक्शन सिलेक्ट कर लिए हैं, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। तो अगर हम नॉर्थ का डायरेक्शन सिलेक्ट कर लिए हैं, तो नॉर्थ के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ नॉर्थ का डायरेक्शन है, तो यहाँ हम प्रॉपर्टी इस मटेरियल के अंदर गए और प्रॉपर्टी देख लिए, तो हमको यहाँ मिला पॉइजंस रेशियो का वैल्यू म्यू, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे गए तो इस पे भी डायरेक्शन सेम रखे, तो यहाँ भी मिला म्यू। पॉइंट नंबर 3 पे गए तो यहाँ पे भी हमको डायरेक्शन मिला म्यू। पॉइंट नंबर 4 पे गए तो यहाँ पे भी हमको मिला डायरेक्शन म्यू। समझ में आया? मतलब क्या देखने को मिल रहा है कि किसी भी पॉइंट पे हम जा रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे हम जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन अगर हमारा फिक्स है, डायरेक्शन हमारा अगर फिक्स है, तो फिर हमारा प्रॉपर्टी सेम है। इसका मतलब इस तरह का मटेरियल कहलाता है होमोजीनियस। क्या कहलाता है? होमोजीनियस। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत का बात नहीं रहा होगा। सपोज करते हैं कि अगर इसी 1 2 3 4 वाले पॉइंट पे अगर हम ईस्ट डायरेक्शन को प्रीफर करते हैं, किस डायरेक्शन को? ईस्ट को। और अब हमारा प्रॉपर्टी मान लीजिए है बल्क मॉडुलस। क्या है? बल्क मॉडुलस। तो 1 पे इधर गए तो भी हमको मिल रहा है के, 2 पे इधर गए तो भी हमको मिल रहा है के, 3 पे इधर गए तो भी हमको मिल रहा है के, 4 पे इधर गए तो भी हमको मिल रहा है के। समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा होगा? और ऐसा ऐसा यहाँ पे बॉडी में तो इनफाइनाइट डायरेक्शन है, बॉडी में तो नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, वेस्ट साउथ है, नॉर्थ वेस्ट है, उसके बीच में भी है बहुत सारा इनफाइनाइट डायरेक्शन है। तो किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रॉपर्टी एक डायरेक्शन को फिक्स कर लीजिए और किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम? डायरेक्शन फिक्स, डायरेक्शन फिक्स। पॉइंट क्या है? एनी पॉइंट। डायरेक्शन फिक्स है और पॉइंट कोई भी जनरल ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि होमोजीनियस प्रॉपर्टी जो है वो पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी पॉइंट देख रहे हैं लेकिन डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि उसको हम फिक्स बनाए हुए हैं। अगर नॉर्थ में देख रहे थे तो वहाँ म्यू 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 मिल रहा था, ईस्ट में देख रहे थे तो वहाँ के मिल रहा था। यानी कि होमोजीनियस मटेरियल जो है, ये आपका पॉइंट लिखने वाला है कि होमोजीनियस मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट, इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट प्लस डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन। यानी कि होमोजीनियस मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है लेकिन पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बोलिए क्लियर है? इसमें कोई बात, कोई दिक्कत? सिर्फ हम अभी होमोजीनियस वर्ड पे डिपेंड बात कर रहे हैं। सीधा सा मतलब है कि आप बॉडी के अंदर कोई भी पॉइंट पे जाइए, कोई भी पॉइंट पे चले जाइए, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, और लेकिन डायरेक्शन आप एक कोई पकड़िए और आप देखिए कि प्रॉपर्टी सेम हो रहा है कि नहीं। अगर प्रॉपर्टी सेम है तो होमोजीनियस है, प्रॉपर्टी सेम नहीं है तो होमोजीनियस नहीं। ठीक है, जैसे अगर हम यही बात करते हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 का,
हम नॉर्थ डायरेक्शन में गए और हमको मिल रहा है प्रॉपर्टी म्यू, और हम नॉर्थ डायरेक्शन में गए और हमको प्रॉपर्टी मिल रहा है के। तो सेम डायरेक्शन में रहते हुए अलग अलग पॉइंट पे प्रॉपर्टी अलग अलग है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉट होमोजीनियस। ये होमोजीनियस नहीं है, ये होमोजीनियस नहीं है। क्लियर है बात मेरा? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा, ये होमोजीनियस नहीं। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, तो होमोजीनियस का एग्जाम्पल क्या है? अच्छा, हम आपको बता देते हैं, ये भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा आशीर्वाद है एक तरह से इंजीनियर सबको, कि जितना भी इंजीनियरिंग मटेरियल है ना, वो लगभग लगभग अगर उसको हम थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे जाके देखेंगे तब नहीं, थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे जाके देखते हैं अगर अप्रोक्सीमेट टाइप का चीज़, तो जितना भी इंजीनियरिंग मटेरियल है वो सारा होमोजीनियस, ऑल मटेरियल आर होमोजीनियस, ऑल इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर होमोजीनियस। ठीक है, क्योंकि अभी जिस मटेरियल का बात करेंगे मेटल है, मेटल में मेनली हम लोग स्टील का बात करेंगे, दैट इज होमोजीनियस। तो होमोजीनियस का एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो आप बोल दीजिए स्टील। और हम तो बता दिए कि जितना भी इंजीनियरिंग मटेरियल है वो सारा का सारा होमोजीनियस ही होता है। ठीक है, चलिए, तो होमोजीनियस समझ गए। अब आइसोट्रोपिक समझते हैं, जस्ट इसका उल्टा है। आइसोट्रोपिक क्या है? जस्ट इसका उल्टा। देखिए आइसोट्रोपिक को समझते हैं। आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि ये बॉडी कंसीडर किए। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाने के बाद हम लोग इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे, और फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद हम लोग जियोटेक पढ़ेंगे। जो भी हमारा स्ट्रक्चर ये साल 2023 का जो रहने वाला है, इसमें हमारा कुछ सीक्वेंस रहेगा। सोम पढ़ेंगे एक पेपर, पेपर 1 का, तो दूसरा पेपर हम लोग फ्लूइड पढ़ेंगे पेपर 2 का। फिर हम लोग इधर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो फिर इधर हम लोग कोई पेपर 2 का, अब हम सारा प्लान अभी नहीं बता रहे हैं कि इसमें क्या पढ़ेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो इधर कोई पेपर 2 का ले लेंगे, जैसे सॉइल हो गया, चाहे हाईवे हो गया, कुछ भी। फिर इधर एक पेपर 1, फिर पेपर 2, समझ रहे? पेपर 1 पेपर 2 तो आपको समझ में आता होगा। चलिए, जितना भी स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है वो सब पेपर 1 में, सोम स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील, बीएमसी, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, सीपीएम पार्ट, ये सब। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे? आइसोट्रोपिक का। होमोजीनियस में क्या था कि पॉइंट कोई भी था, लेकिन अब हम पॉइंट कोई भी नहीं, पॉइंट को फिक्स कर दिए। ठीक, अब डायरेक्शन कोई भी लेंगे, मतलब अगर हम यहाँ पॉइंट 1 फिक्स कर दिए हैं, पॉइंट 1 हम फिक्स कर दिए हैं, तो पॉइंट 1 फिक्स कर दिए, लेकिन डायरेक्शन इधर भी गए तो हमको म्यू मिल रहा है, इधर भी गए तो हमको म्यू मिल रहा है, इधर भी गए तो हमको म्यू मिल रहा है, इधर भी गए तो हमको म्यू मिल रहा है। मतलब इनफाइनाइट डायरेक्शन में चले गए और सब डायरेक्शन में हमको म्यू 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 ही मिलते जा रहा है। मतलब पॉइंट फिक्स है लेकिन प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम है, तो क्या हो गया? आइसोट्रोपिक। देखिए, अब दूसरा पॉइंट है, तो पॉइंट क्योंकि बदल दिए, पॉइंट क्योंकि बदल दिए, तो हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी हमको म्यू नहीं मिले। ऐसा नहीं कि म्यू यहाँ मिल रहा है तो भी यहाँ म्यू भी मिलेगा तो भी होमोजेनियस होगा, नहीं, आइसोट्रोपिक होगा, नहीं। यहाँ अगर म्यू मिला है तो यहाँ मान लीजिए के मिल सकता है, लेकिन हर डायरेक्शन में अब यहाँ पे के ही मिलेगा, हर डायरेक्शन में के 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 के। मेरा बात समझ में आ रहा होगा? मेरा बात समझ में आ रहा होगा कि इस बार अगर कोई एक पॉइंट फिक्स कर दिए और कोई भी डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो वहां पे प्रॉपर्टी सेम मिल रहा है। ठीक है, पॉइंट को फिक्स कर लीजिए और डायरेक्शन कोई भी ले लीजिए। पॉइंट को फिक्स कर लीजिए, 1 को फिक्स कर लिए और डायरेक्शन कोई भी ले लिए, पॉइंट 2 को फिक्स कर लिए, डायरेक्शन कोई भी ले लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक। क्या बोलते हैं इसको? आइसोट्रोपिक। ठीक है, तब आपके मन में आ रहा होगा, सर अगर हम इसमें नॉर्थ को कंसीडर कर ले तो यहाँ म्यू मिल रहा है और यहाँ पे के मिल रहा है, मतलब ये तो अलग अलग हो गया। मतलब दूसरा वाला एग्जांपल जो यहाँ बताए थे नॉट होमोजीनियस वाला, तो इसका मतलब सर ये नॉट होमोजीनियस टाइप का लग रहा है। ठीक है, होने दीजिए, हमको उससे क्या मतलब, हमको अभी आइसोट्रोपिक समझना था, तो आइसोट्रोपिक तो ये है ना, क्लियर। इसका मतलब है कि सर एक ही बॉडी में कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, दो चीज़ का है, तो आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस का कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है ना। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। आइसोट्रोपिक समझ गए, पॉइंट को फिक्स करके डायरेक्शन कुछ भी। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है ई म्यू जी के।
और एसएससी जेईई सब में तो यही ई म्यू जी के ही बार बार पूछ रहा है खूब सारा। हम लोग का जो ये लेक्चर है, किसी के मन में आ रहा होगा किसके लिए है ये लेक्चर, तो अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी एट प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, चाहे डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए है। प्लस में जितना भी एग्जामिनेशन हो रहा है इंडिया में, उस सारा का हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आपको हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हम किसके लिए पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए, आपको खुद देखिए कि आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, क्या आपके सवाल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। क्लियर है मेरा बात? हम तो सब्जेक्ट सोम पढ़ा रहे हैं, क्लियर, सीधा सा बात है, हम कोई एग्जाम को नहीं टारगेट कर रहे हैं। ठीक, आप देखिए कि आपको कौन सा एग्जाम देना है, उसका क्वेश्चन यहाँ पे इस बोर्ड पे हम सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, और हम ही नहीं आप भी कर पा रहे हैं कि नहीं। क्लियर? चलिए अब हम क्या किए कि यहाँ कुछ 2 3 4 बॉडी ले लेते हैं एग्जाम्पल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट ही कंसीडर करते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं चीज़ों को। 1 2 1 2 1 2। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि इधर गए ई ले लिए, यहाँ गए म्यू ले लिए, यहाँ गए ई ले लिए, यहाँ गए ई ले लिए, यहाँ गए म्यू ले लिए, यहाँ गए म्यू ले लिए। तो आपको क्या लगता है कि इसका नाम क्या होना चाहिए? देखिए डायरेक्शन सेम रख रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे, तो प्रॉपर्टी बदल जा रहा है, इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। लेकिन जब पॉइंट को फिक्स कर रहे हैं और किसी भी डायरेक्शन में है तो प्रॉपर्टी सेम है, पॉइंट को फिक्स कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में तो प्रॉपर्टी सेम, यानी कि आइसोट्रॉपिक ये है, यानी कि ये आइसोट्रॉपिक तो है लेकिन ये होमोजीनियस नहीं। क्लियर है? आइए इधर आते हैं, सेकेंड वाले में चलते हैं। देखिए इसमें हम लोग चलते हैं सेकेंड वाले में, यहाँ पे गए तो प्रॉपर्टी मिल रहा है ई, यहाँ पे गए प्रॉपर्टी मिल रहा है म्यू, यहाँ पे गए प्रॉपर्टी मिल रहा है के। ठीक है, इसमें यहाँ पे गए प्रॉपर्टी मिल रहा है ई, यहाँ पे गए प्रॉपर्टी मिल रहा है म्यू, यहाँ पे गए प्रॉपर्टी मिल रहा है के। मतलब कि पॉइंट फिक्स है, अगर पॉइंट 1 फिक्स है और वहाँ कहीं डायरेक्शन में गए तो प्रॉपर्टी बदल गया, मतलब ये होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक तो ये नहीं है। पॉइंट फिक्स है किसी भी डायरेक्शन में गए तो ये आइसोट्रॉपिक नहीं, यानी कि पॉइंट फिक्स है किसी भी डायरेक्शन में तो प्रॉपर्टी बदल गया, यानी कि ये आइसोट्रॉपिक तो नहीं है। लेकिन क्या ये होमोजीनियस है कि नहीं? किसी भी पॉइंट पे गए लेकिन डायरेक्शन सेम रखे। होमोजीनियस के लिए क्या बोलते थे कि किसी भी पॉइंट पे गए लेकिन डायरेक्शन सेम है तो प्रॉपर्टी सेम रहना चाहिए। देखिए ई और ई सेम है, किसी भी पॉइंट पे गए डायरेक्शन इस बार सेम है ऊपर की तरफ तो म्यू है, म्यू है। किसी भी पॉइंट पे गए इस बार इधर डायरेक्शन में के है, के, यानी कि होमोजीनियस ये है, होमोजीनियस ये है। ठीक है, अब आइए इधर बात करते हैं। ठीक, इधर बात करते हैं। आइसोट्रोपिक ये नहीं है, होमोजीनियस है, इसमें होमोजीनियस नहीं है, आइसोट्रोपिक ये है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, कुछ इस दोनों को मिला देते हैं। यहाँ पे गए तो मिला ई और यहाँ पे गए तो मिला मान लीजिए म्यू, इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। यहाँ पे गए तो मिल गया म्यू और यहाँ पे गए तो मिल गया के, इसमें यहाँ पे गए तो मिल गया के, यहाँ पे गए तो मिल गया म्यू। कहने का मतलब है यहाँ पे गए तो इसको मिल गया ई। कहने का मतलब है क्या ये होमोजीनियस है? ठीक है, होमोजीनियस के लिए क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पे जाते हैं डायरेक्शन सेम रखते हैं, तो इधर ई मिल रहा है इधर ई म्यू मिल रहा है, नहीं होगा ये होमोजीनियस। ठीक, क्या ये आइसोट्रोपिक है? पॉइंट को फिक्स कर लिए, किसी भी डायरेक्शन में घूम गए तो प्रॉपर्टी यहाँ बदल रहा है, मतलब ये आइसोट्रोपिक भी नहीं है। तो ये आइसोट्रोपिक भी नहीं है और ये होमोजीनियस भी नहीं है। अब मिला लेते हैं जिसमें आइसोट्रोपिक होमोजीनियस दोनों। तो पॉइंट नंबर 1 पे गए, एक प्रॉपर्टी है जो कि ई मिल रहा है, पॉइंट नंबर यहाँ भी ई मिल रहा है, यहाँ भी ई मिल रहा है, यहाँ भी ई मिल रहा है, यहाँ भी ई मिल रहा है। सबसे सुंदर देखने में यही लग रहा है और इंजीनियरिंग मटेरियल सबसे ज़्यादा भगवान यही तरह का बना है, स्टील ऐसा ही दिखता है अंदर में। तो ये देखिए पॉइंट फिक्स कर लिए, किसी भी डायरेक्शन में गए प्रॉपर्टी सेम है यानी कि आइसोट्रोपिक है। किसी भी पॉइंट पे गए लेकिन डायरेक्शन सेम है, किसी भी पॉइंट पे गए डायरेक्शन सेम है, किसी भी पॉइंट पे गए डायरेक्शन सेम है और प्रॉपर्टी भी सेम है, यानी कि ये आइसोट्रोपिक
आइसोट्रॉपिक भी है और ये होमोजीनियस भी है, यानी कि ये आइसोट्रॉपिक भी है और ये होमोजीनियस भी है। इसी को बहुत ज़्यादा टाइम लेके पढ़ाने का क्या ज़रूरत है, इतना ही तो चीज़ होता है, बस क्लियर है। तो इस लेक्चर में हम लोग जो है इतना ही समझते हैं कि ये होमोजीनियस है। अच्छा, एक बात जो हम बता रहे थे उस समय कि एक्सटर्नल लोडिंग क्या होता है, वो थोड़ा सा बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो देखिए, और लोड का मतलब क्या बता दिए थे, फोर्स या फिर मोमेंट। लोड का मतलब क्या होता है, फोर्स या फिर मोमेंट। तो देखिए, कोई भी अगर हम एक जनरल बॉडी बना लेते हैं, ठीक है, एक जनरल बॉडी बना लेते हैं इस तरह से, ये एक 3 डायमेंशनल मान लीजिए बॉडी है, क्लियर। अभी हम इसके डायमेंशन को भी देखना सिखाएंगे। तो ये बॉडी मान लीजिए इधर से फिक्स हम किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर इसके इस तरह से कुछ, हाँ, तो अगर इस पे बाहर से कोई लोड, यहाँ पे लोड पड़ता है पॉइंट लोड, कोई मान लीजिए यहाँ पे यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे कोई मोमेंट लग रहा है, कोई इधर से भी लोड लग रहा है डब्लू का, है ना। बहुत जनरलाइज्ड लोड केस है ये, ठीक है ना, कि किसी भी डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो एक वर्ड निकल गया मेरे मुंह से, जनरलाइज्ड लोडिंग। तो जनरलाइज्ड लोडिंग का मतलब कभी भी अगर नाम सुनने को मिले कि जनरलाइज्ड लोडिंग, तो जनरलाइज्ड लोडिंग का मतलब आप समझेंगे लोडिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, लोडिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन और इन प्लेन। मतलब जनरलाइज लोडिंग का मतलब ये समझना है कि वहाँ पे किसी भी तरह का लोडिंग और किसी भी तरह का प्लेन पे वो लोड है, ठीक है ना। ऐसा नहीं समझेंगे, अगर मान लीजिए आपको ये एक स्ट्रक्चर इस तरह से, ये फिक्स दीवार में ये एक बीम घुसा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आपको लोड नहीं दी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, इसको लिख लीजिए हिंदी में, कि अगर कभी भी इस तरह से फिक्स दीवार है, उसके अंदर ये बीम घुसा हुआ है, जिसको कि हम एक फिक्स्ड बीम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड बीम कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, फिक्स्ड बीम कहेंगे। और आपके क्वेश्चन पे यहाँ पे कोई भी लोड शो नहीं किया है, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो आपको इस केस को एज्यूम करना है जनरलाइज्ड लोडिंग की तरह। आपको इस क्वेश्चन को बनाना जब भी है, तो आप सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि इस पर एक वर्टिकल लोड आ रहा है, आप इस पर वर्टिकल भी लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल भी लगाएंगे, आप मोमेंट को भी समझेंगे। समझ में आया मेरा बात। जब लोडिंग, ये लिख लेंगे हिंदी में कि अगर किसी स्ट्रक्चर पे एक्सटर्नल लोड नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग अपने तरफ से ये मानेंगे कि उस पर जनरलाइज्ड लोडिंग है, उस पर किसी भी तरह का लोडिंग आ रहा है। हाँ, क्वेश्चन में अगर बोल दे कि नहीं इस पर लोडिंग नहीं है, तब मानेंगे कि लोडिंग नहीं है। लेकिन सिर्फ लोडिंग दिखाएगा नहीं, इसका मतलब हम ये नहीं समझेंगे कि इस पर लोडिंग नहीं है, इस पर हम मानेंगे कि इस पर लोडिंग है, और वो हर पॉसिबल डायरेक्शन, हर पॉसिबल प्लेन पे। ये बात है, ठीक। अब ये सब लोडिंग जो लगा हुआ है, ये एक्सटर्नल लोडिंग है। ये क्या है, एक्सटर्नल लोडिंग। जब हम एक्सटर्नल लोडिंग मटेरियल में बाहर से जब लोड लगाते हैं, मटेरियल में बाहर से जब लोड लगाते हैं, और किसी भी जनरलाइज्ड लोडिंग के केस में कोई भी बॉडी में अगर हम लोग, कोई भी बॉडी है, 3 डायमेंशनल बॉडी है, ये 3 डायमेंशनल बॉडी है, जनरलाइज्ड लोडिंग है, अगर हम किसी भी सेक्शन पे इस मेंबर को कट करते हैं, अगर हम किसी भी सेक्शन पे इस मेंबर को कट करते हैं, तो हमको इसमें 6 तरह का 6 टाइप्स ऑफ इंटरनल फोर्स इसमें मिलता है, 6 टाइप ऑफ इंटरनल फोर्स। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग इसी इंटरनल फोर्स के साथ मेनली डील करते हैं। हम लोग को एक्सटर्नल लोडिंग से नहीं मतलब है, हम लोग को यहाँ पे इंटरनल फोर्स से मतलब होता है, ठीक है। इसी को रेजिस्टिव फोर्स, रिस्ट्रेनिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, सारा नाम हम लोग लेंगे। तो अगर आपको पता चलता है इस मेंबर को कट करने के बाद वो 6 तरह का फोर्स क्या क्या है, अगर आपको पता है, अगर आपको पढ़े हैं कहीं भी, तो आप कमेंट करिए, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा यहीं से शुरू होने वाला है कि इसको कट करने पे वो 6 तरह का फोर्स कैसे है आपको दिखाएंगे, प्रैक्टिकली दिखाएंगे यहाँ पे वो फोर्स, ठीक है। और आप घर पे खुद भी करके देखेंगे कि कहाँ क्या फोर्स लग रहा है। आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को फीलिंग दिलवाएंगे पूरा हम। नॉर्मली क्वेश्चन नहीं, बहुत लोग बना देता है क्वेश्चन, आंसर ला देता है, मोमेंट लगा हुआ है लेकिन उसका वैल्यू -10 में आ रहा है, उसका बुक में दिया हुआ है 10,
तो भी वो अपना आंसर सही मान रहा है, सोच रहा है कि माइनस का तो लफड़ा है। क्यों नहीं आ रहा है आपको माइनस के साथ जब बुक में माइनस आ रहा है तो, और आपका प्लस आ रहा है, आपका क्यों नहीं माइनस में आ रहा है? आपका प्लस है तो बुक में प्लस क्यों नहीं है? बुक में प्लस है तो आपका प्लस क्यों नहीं है? और क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या प्लस माइनस का? बिल्कुल फर्क पड़ता है, और यही फर्क तो है जो कि आपको सिलेक्शन से दूर करेगा। क्लियर है? तो इस तरह का फीलिंग लेना है अगर आप लेक्चर आपको कर है ना, चैप्टर 1 तो थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन चैप्टर 1 में ही सारा बेसिक है, ये भी बात है, बोरिंग तो है लेकिन सारा बेसिक पॉइंट यहीं छुपा हुआ है कि लोडिंग, ग्रेजुअल लोडिंग कभी बोल रहा है, कभी सडनली अप्लाइड बोल रहा है, कभी इम्पैक्ट बोल रहा है। ठीक है, हम लोग ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे और यहीं से हम आपको एग्जाम्पल लिखवा देंगे कि जब आपको मैं सॉइल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये बात बोलूँगा तो आपको यहाँ से आके मिलाना है। जब हमको बीएमसी जरूरी नहीं है कि आप कुछ नहीं पढ़े हुए, आप पढ़े भी हुए हैं, तो आपको जब हम पॉइंट बताएंगे तब आपको लगा कि अच्छा ये बात यहीं से आया था। आरसीसी पढ़िए, स्टील पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, इंजीनियरिंग का हर एक सब्जेक्ट आपके सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, हर एक सब्जेक्ट को हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप कहिएगा नहीं सर हाइड्रोलॉजी कहाँ से निकलेगा, इरिगेशन कहाँ से? ठीक है, कुछ टाइप का है जिसमें जैसे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग वाला है तो उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन इरिगेशन में भी आपको हम पॉइंट दिखा देंगे। एक जगह है वहाँ भी है, हमारे वहाँ भी डैम है, वहाँ भी पानी फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स लगा रहा है, फोर्स आ गया, फोर्स जहाँ आया वहाँ सोम आ गया। ठीक है, तो इन जनरल सारा सब्जेक्ट सोम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत बेसिक सब्जेक्ट माना गया है और इसको शुरुआत में ही पढ़ा दिया जाता है इंजीनियरिंग में। क्लियर है? तो इस लेक्चर को इतना ही तक रखते हैं। आपको आशा है कि आप कुछ समझे होंगे और आप ये कमेंट करेंगे इंटरनल फोर्स के बारे में। चलिए ठीक है, इस लेक्चर को इतना ही तक, थैंक यू।